नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां देश में कोरोना के कहर पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। हर रोज कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही, जिसके चलते देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है और 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। और अगर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो देश में अब रिकवरी रेट भी 97.37% के पार पहुंच गया है। वहीं देश में फिलहाल 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव है। तो जहां बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं, वहीं देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। जहां बीते 24 घंटे में 1,36,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो वहीं 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं फिलहाल देश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। तो अब देश में भी कोरोना से राहत देखी जा रही है। आए दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां बीते 24 घंटे में 50,407 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 97.37% के पार पहुंच गया है और फिलहाल देश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। वहीं अगर मौत के आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो बीते 24 घंटे में 804 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 1,185 नए कोरोना संक्रमित आए हैं, जबकि एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है और 10 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। वहीं बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.20% के पार पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में 319 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 69, यमुनानगर में 98, पंचकुला में 56 कोरोना के केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 43, करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 मामले सामने आए हैं। तो जहां अब देश में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, ऐसे में हरियाणा में भी अब बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,185 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर प्रदेश में रिकवरी रेट की बात की जाए तो अब प्रदेश का रिकवरी रेट भी 98.20% के पार पहुंच गया है। जहां बीते 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई, तो वहीं 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर बात करें जिलों की तो गुरुग्राम में 319, फरीदाबाद में 130 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि यमुनानगर में 98, हिसार में 69 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 1,185 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पंचकुला में 56, सोनीपत में 43 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि करनाल में 14 और पानीपत में 18 कोरोना के केस मिले हैं। तो अब हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं प्रदेश के रिकवरी रेट की बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट भी अब 98.20% के पार पहुंच गया है। जो बीते 24 घंटे में कुल 1,185 नए कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अगर नजर डालें मौत के आंकड़ों पर तो बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने बातचीत की। इस दौरान पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मैच फिक्सिंग है, जो बहुत जल्द पंजाब के लोग समझ जाएंगे। और क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, आइए आपको सुनवाते हैं।
नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है विधानसभा चुनाव 2022 में चल रहा है, लेकिन आज हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। खेड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत जी। खेड़ा साहब, सबसे पहला सवाल, लगातार चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे को लेकर के विरोधी पार्टियां जो हैं उसे आधार बना करके मतदाताओं को कहीं ना कहीं यही बरगलाने का या यूं कहीं यही आरोप कांग्रेस पर भी लगा रही हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो कार्य है वो हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के। जो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल रहा है, जहां भी चुनाव होता है विरोधियों पर रेड शुरू हो जाती है। वो बंगाल हो, वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब है, और जो भी इन आरोपों को तूल दे रहा है, महत्व दे रहा है, वो आम आदमी पार्टी ज्यादा उछल उछल कर बात करती है। जब उनके सत्येंद्र जैन पर रेड हुई थी तब तो बाहर आ गए थे, अरे साहब हम पर तो रेड हो गई, हम पर रेड हो गई। तो ये क्या मतलब, ये दोहरे मापदंड क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करते हैं? तो ये जो ठगबंधन है 4-5 लोगों का, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारा ठगबंधन लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। खेड़ा साहब, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान ने भी ये कहा था कि 173 करोड़ रुपए दिखाए हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, जो डिटेल शो करनी पड़ती है। चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाया कि वो दलित चेहरा अपने आप को कहते हैं और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। कितने बजे लगाया था आरोप, उस पर निर्भर करता है कि क्या जवाब दूं। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल है कि 10 जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए 10 संकल्प लिए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात करे तो रोना भी आता है और हंसी भी आती है। इन्हें तो अब किसानों के बारे में बात करनी बंद कर देनी चाहिए। जैसे दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल अब नौकरी की बात नहीं करता दिल्ली में, वैसे ही इनको भी अब किसानों की बात करनी बंद कर देनी चाहिए। बख्श दो किसानों को, जो आप कर सकते थे आपने बहुत कुछ किया। 700 लोग मर गए, शहीद हो गए, और अब भी किसान किसान कर रहे हो। आप तो किसानों से जितना दूर रहो किसान उतना खुश रहेगा। आने वाले समय में 14 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख को प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां जो है पंजाब में होने वाली हैं। बीजेपी के होम मिनिस्टर या यूं कहें देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां आने वाले हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां आने वाले हैं। सब आए, सबका स्वागत होता है। पंजाब का बड़ा दिल है, सब आए। पंजाब को बदनाम करके नहीं जाए जैसे पिछली बार किया। बीते कल यूपी में चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, क्या लगता है? लहर चल रही है भाजपा के खिलाफ, एक विरोध जो दिख रहा है। लोग जो उनके कैंडिडेट थे वो अपने इलाकों में, हलकों में घुस नहीं पा रहे थे, उनको पीट पीट के भगाया जा रहा था। तो नतीजा तो आ ही चुका है उत्तर प्रदेश। आने वाले समय, मेरा आखिरी सवाल है, आने वाले समय में राहुल गांधी की को एक बार फिर मतदाता क्या पंजाब में रैलियां करते थे? जी बिल्कुल देखेंगे, बहुत जल्दी आपसे कार्यक्रम साझा करेंगे। तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा, जो कि आपने देखा कि लगातार यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों से कहीं ना कहीं पंजाब वाकिफ है। और उन्होंने एक बात बहुत गहरे शब्दों में कही कि किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनाव पंजाब में कर रही है, लेकिन किसानों के साथ जो बीते 1.5 वर्ष में हुआ है ये जग जाहिर है। और अब ये देखने वाली बात होगी, एक तरफ 11 संकल्प जो हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हितों के लिए लाए गए हैं, और तो दूसरी तरफ पंजाब मॉडल की बात नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं उनका परिवार नाराजगी जाहिर कर रहा है। और एक और तरफ अब देखने वाली बात ये होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो वर्चस्व है उस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से संशय या एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर चरणजीत सिंह चन्नी है, क्योंकि जब से उनके रिश्तेदार हनी ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, अब बहुत से प्रश्न जो है निकलकर सामने आते हैं। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। वहीं मदन लाल जलालपुर 2 बार से लगातार विधायक रह चुके और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया। हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने मदन लाल से खास बातचीत की। इस दौरान मदन लाल ने कहा कि एक बार फिर लोग हमें भारी मतों से जिताएंगे, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में एक चीज कहा जाता है कि राजनीति का रंग भी बहुत अजीब होता है, जो सबसे ज्यादा करीब होता है आखिर वही दूर होता है। और ऐसा ही आज हम आन पहुंचे हैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर मौजूदा विधायक 2 बार विधायक बने हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खनौर विधानसभा की, जो कि पंजाब में है, और मेरे साथ हैं मदन लाल जलालपुर साहब। नमस्कार आपका। ऐसा क्या कारण है कि राजनीति में
वही नेता दूर होता है जो सबसे ज्यादा करीब होता है। आप महारानी के बहुत करीब थे, आप कैप्टन अमरिंदर के बहुत करीब थे, क्या बना, ऐसा क्या कारण? महारानी प्रणीत कौर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेडी है जिसमें सारे गुण हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे नेता थे, पर जो आला द्वाला होता है, उनका साथी होते हैं साथ के, उन्होंने उनको गलत रास्ते पे चलाकर लोकसभा के बाद लोकसभा तक महारानी साहब बहुत अच्छे तरीके से काम किया, हर वर्ग की सुनी। बाद में कुछ ऐसे लोगों ने आले दाले से घेर लिया, हमारे लोगों की पहुंच भी वहां तक पीछे हट गई। आम लोग क्या चाहते थे, एमएलए को भी मिलने का समय नहीं मिलता था। जो सबसे नेड़े थे वो सबसे दूर कर दिए। जो अफसर लोग थे जैसे एसएसपी हो गए, डीसी हो गए, वो हमारी जो कहते हैं हमारे, वो कहते आपके एमएलए माड़े हैं, आपके एमएलए चोर हैं, आपके एमएलए लुटेरे हैं, इससे दूर रखो इनको। क्यों? वो आप लुटेरे थे, लूट लूट के पैसे पैलेस में पहुंचाते थे, इनके पीए के साथ उनका हिस्सा पत्ती होता था। बदनाम कौन हुए? महारानी साहब, महाराज साहब। मुख्यमंत्री थे आपके पूर्व, जिसे मिला नहीं जाता था, आपने आरोप लगाया कि एमएलए भी मिल नहीं पाते थे। और एक मुख्यमंत्री, मुझे गाना याद आ रहा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तब वो मदन लाल जलालपुर के पास आए, और आज मुख्यमंत्री भी बने तब भी जलालपुर साहब के पास आए। तो चरणजीत सिंह चन्नी, क्या लगता है आपको, एक तरह से कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार, नैया पार करा पाएंगे? इससे अच्छा आज तक ना नेता मिला, ना मिलेगा, मेरी जिंदगी में तो मिलेगा नहीं। इस छोटा भाई है मेरा, मैं उसको अपना कभी मुख्यमंत्री माना ही नहीं, मैं अपना भाई माना है। जो प्यार करता है, इतना प्यार देता है, इतना प्यार लेता है, कोई भी इंसान नहीं ले सकता। मैं उसका पूरा फैन हूँ। जब मुख्यमंत्री बना था तब भी, अभी भी जब वो बनाया है, सबसे पहले मैं भंगड़े पाए ढोल पे आके भी मेरे भाई को चेहरा बनाया है। मैं उसका पूरा फैन हूँ, और मेरे को पूरी उम्मीद है भी जो गरीबी दलदल में फंस चुके हैं गरीब लोग, इनकी बेड़ी बनने लाने के लिए ये सबसे अच्छा चेहरा है गरीबों के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मदन लाल जलालपुर मंत्री होंगे? मैं सुपर सीएम होऊंगा, सीएम मेरा भाई होगा छोटा, मैं सुपर सीएम होऊंगा। जिसका भाई सीएम हो उसको मंत्री की क्या लोड़ है? चलते चलते मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा भाई, काम के देखकर वोट पालना, जो काम करेगा उसको वोट दो, जो आपको अच्छा लगता है। दबाव हिठा के किसी को वोट नहीं देना, किसी के बकड़ावे में आके वोट ना देना। जो लीडर आपको अच्छा लगता है, जो आपका काम कर सकता है, जो आपके कोई काम आ सकता है, उसको वोट दो, ऐसे किसी को वोट मत दो। अब आपने देखा कि किस प्रकार से मदन लाल जलालपुर का कहना है कि काम को देख करके मत जरूर कीजिएगा, और यही उनका कहना है और यही ताल ठोक रहे हैं। और एक लिस्ट भी लेकर के चले हैं कि 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो यहाँ विधानसभा घनौर में उनके द्वारा करवाए गए, और महज 300 करोड़ वो भी आचार संहिता लगने के बाद हो नहीं पाए। अब क्या ये सभी विकास कार्य मत में तब्दील हो पाएंगे? इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, और बहुत जल्द एक बार फिर मदन लाल जलालपुर से मुलाकात होगी। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ जिले की सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने पूरे दमखम से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजेश्वर सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं राजेश्वर सिंह को लोगों का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस दौरान हर खबर से बात करते हुए राजेश्वर सिंह ने कहा कि युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा और रोजगार पर भी फोकस किया जाएगा। कोई मुझे रोजगार दिलाने हैं, उनका कौशल विकास करना है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है। मुझे हर युवा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी है। हर युवा चाहता है देश के लिए कुछ काम करे, परिवार के लिए करे, अच्छा करे, और ये हर व्यक्ति का, मेरा मानना है, हर जनप्रतिनिधि का, हर व्यक्ति का दायित्व है युवा को आगे ले जाना। मेरी तो प्राथमिकता है। यहाँ पे रेगुलर ऑफिस बनाऊंगा, 24 घंटे जो कार्यालय कार्यरत रहेगा। जिस भी माध्यम से शिकायत मेरे पास पहुँचेगी वो दूर की जाएगी। बाकी वैसे मेरे पास ऑलरेडी मैंने देख लिया क्या क्या समस्याएं हैं,
सबका निदान होगा। सरोजनी नगर विधानसभा को मुझे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का एक आदर्श विधानसभा बनाना है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन स्थगित करने उपरांत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जो वादा किया था उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है, जिसके विरोध में किसानों ने फिर से आंदोलन करने का मूड बनाया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता देश भर में किसान महापंचायतों का आयोजन कर किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कलायत में आज एक किसान विशाल महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के बहुत बड़े किसान नेता और आदरणीय राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक किसान विशाल महापंचायत को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि दोबारा विधानसभा चुनाव के बाद किसान आंदोलन के लिए भी तैयार रहे। वो पूरे देश में जनसभाएं कर रहे हैं। मुद्दे ये रह गए, सरकार ने जो 9 दिसंबर से संयुक्त किसान मोर्चे के साथ एक वायदा किया था, उसमें वादा खिलाफी उन्होंने की है और ना संसद में कोई एमएसपी का रेट और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे, 3 काले कानून के बारे में कोई संसद में आवाज नहीं उठाई, कोई संसद में बात नहीं करी। तो उसी के खिलाफ आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा भी चुनाव के बाद दोबारा आंदोलन के लिए किसान तैयार हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनावों का समय पास आ रहा है, वहीं हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने वाले इस्तेमाल को रोका जा सके और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। साथ ही पुलिस ने यमुनानगर जिला में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 14 विशेष नाके लगाए हैं। अब आगामी चुनाव को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, वही हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने और जिलों में भी इलेक्शन है। हमारा जो सीमावर्ती जिला है चुनाव को लेकर के हमने मौजूदा समय में पिछले 15 घंटे से 2 जो है परमानेंट नाके हमारे मुख्य जो रोड है उस पर लगे हुए हैं, जिस पर 24 घंटे ड्यूटी पुलिस प्रशासन की रहती है। और रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न कर्मचारी यूनियन की बैठक की। इसकी अध्यक्षता प्रधान रवि कुमार ने की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य कमेटी में 4 अलग टीमें बनाई गई हैं क्योंकि सभी यूनियन की मांग कर्मचारी हित के लिए है, जो कि हर डिपो का दौरा कर 21 फरवरी को रोहतक में आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी कर्मचारियों को एकजुट करेगी। साथ ही कहा कि सम्मेलन में रूपरेखा तैयार करते हुए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। वहीं मौके पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 21 तारीख को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को लेकर सरकार खुद जिम्मेदार होगी। बस तो बढ़ाई नहीं। पिछले 22 नवंबर 2022 को 2021 को माननीय परिवहन मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में कोई भी निर्णय न लिया गया। उससे बार बार पहले भी 2-3 बार मीटिंग बुलाई गई है। मांग मान ली जाती है, उनको लागू नहीं किया जाता। ये महकमे को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। बसें खरीद नहीं रही सरकार। बार बार में कह रहे हैं कि 809 बसें खरीद ली हैं, 150 खरीद ली हैं, 3000 खरीद ली। आज तक इस सरकार ने 7 साल हो गए बेड़े में अब तक 809 बसों की घोषणा की है, जबकि
कांग्रेस सरकार जाने के बाद ये सत्ता में आई ये सरकार 4500 बसों का बेड़ा था, आज घट करके 2800 बसों का हमारा बेड़ा रह गया और उसमें ऑन रूट 2300-2400 बसें हमारी चल रही हैं। 29 जनवरी को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की जो रोडवेज में तमाम यूनियन है वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई हिसार के अंदर, और वहाँ से जो रोडवेज की निजीकरण की बात है ना, जहाँ तक सरकार निजीकरण कर रही है और एबीसी कैटेगरी के तहत ये जो 2016-17 की जो प्राइवेट स्टेज कैरिज की पॉलिसी है उसको लागू कर रही है। जो बाहर बसें जाती थी रोडवेज की वहाँ पर 20% प्राइवेट जाएंगी, जो अंतर जिला चलती थी वहाँ 50% प्राइवेट जाएंगी, 50% रोडवेज की जाएंगी, और ग्रामीणांचल में वहाँ 80% रोडवेज जाएंगी, 20% प्राइवेट। इसके तहत हमारे जो रोडवेज में तमाम इन्होंने एक प्लेटफार्म पे आई, और अब हम पूरे प्रदेश में 4 जीप जत्थों के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का अपना फीडबैक ले रहे हैं, और 21 फरवरी को पूरे प्रदेश का हम दौरा करके रोहतक के अंदर मीटिंग करेंगे और निजीकरण के खिलाफ हम बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। संगठन के मतभेद तो होते हैं और कई जगह वो आगे आंदोलन थे। वहीं पलवल में सदर थाना इलाके के गांव फुलवाड़ी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर को पहले शराब पिलाई, उसके बाद में उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामले में 4 नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सर ये साजिश के तहत मारा है, चारों के नाम के लिए एप्लीकेशन। किस तरह से हुई घटना, क्या मामला हुआ, शुरुआत से बताइए। घर पे बुलाया इन्होंने, अपने घर पे बुला करके दारू पिलाई है, क्या किया है, क्या पिलाया है। किसने पिलाई है? सतपाल है घर पे, सतपाल के पास? हाँ, घर बुलाया पे, सतपाल के घर पे, शीशपाल और सतपाल, उसके घर पे गोली लगी है, उसके घर पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे हुआ। तो ये सर राजू और राजकुमार सोनू लक्ष्मी है और ये गांव फुलवाड़ी का, और ये कोई करीब 3-4 बंदे जो है शीशपाल और सतपाल के मकान में अंदर बैठ के खाते हैं, वहीं ये हुआ है इतना हटी कमरे के अंदर। परिजनों ने बाइट करवा दिया और खबर तो होगी क्या भाई, पूरे विजुअल तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।